वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। जनाब, कोशिश हमारी यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें। और मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनसे हम बात करते हैं इन इश्यूज़ पे। और ये भी बताता चलूँ कि आज तारीख़ तक जो मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल, उसमें बेपनाह इजाफ़ा हो चुका है। और क्यों ना हो, जो जिस तरह की ख़बरें हम आपको सुनाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसका नतीजा बिलाखिर यही निकलना है कि लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसमें इजाफ़ा हो रहा है। इस सड़कों पे जो कुछ हमारे सामने हो रहा है, इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस किस्म के मसाइल का हम शिकार होते चले जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की मुआशी सूरत हाल हो माफ़ कीजिए, तो फिर सेहत से बात हट के दूसरी तरफ चली जाती है। वो शायद इंसान की तरजीहात में वो चीज़ शामिल नहीं रह पाती। गुज़िश्ता कई हफ्तों से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम इंसान की नफ्सियात के हवाले से, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की, अब आप देख रहे हैं कि हमारे लोग, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है, ज़ाहिर है उनके पास मौक़े नहीं होंगे और जिस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। उनको इससे दूर करना बेहद मुश्किल काम है। और जो इसका आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हैं, उनको इस नशे की आदत से बाहर लाना ही एक मुश्किल काम है। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दीगर नफ्सियाती मसाइल हैं उसके हवाले से काम कर रहे हैं। तो हमारे जो आज स्केजुअल गेस्ट हैं डॉक्टर शफीक यासीन साहब और डॉक्टर अवैस एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जहनी बीमारियों के हवाले से जो हमें लाहक हैं, जिनका हम सब शिकार हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है। मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक्स। डॉक्टर साहब, इतनी सारे टॉपिक्स हैं कि मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर आज रहते हुए कोशिश कर लूँ, बात कर लूँ, लेकिन वो सब एक तरफ हो जाता है। अभी कुछ देर पहले जो मौजू था, ये वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं चाहता हूँ कि बात यहीं से शुरू करते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कि जब मेरी प्रायोरिटीज़ में सिर्फ ये रह जाए कि मैंने बिजली का बिल कैसे पे करना है और दीगर जो मेरे बिल्स हैं उनको कैसे पे करूँगा, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें सोचना छोड़ दूँगा जिसके हम बात कर रहे थे कि सन में एक्सपोजर कैसे लें, हेल्दी ईटिंग की तरफ कैसे जाएं और ये सारे मामला को कैसे चलाएं। तो बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। और ये जो डाइट और न्यूट्रिशन है, इसका कितना रोल है आपके माइंड पर? और ये जो आप जिन बीमारियों का शिकार होते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं जो हमें इन डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाती हैं। पहले तो चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए प्लीज़। नहीं, गुड क्वेश्चन यासिर, और बड़ा ही रेलेवेंट है। देखिए, एक तो हम बहुत ही लकी हैं इस हवाले से कि हम पाकिस्तान में हैं। वजह मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया में रहा हूँ काफ़ी जगहों पे। इतनी वेजिटेबल्स, इतने फ्रूट्स, इतनी तरह के नेमतें हैं अल्लाह ताला ने जो हमें दी हैं। हर तरह का मौसम दिया है, पहाड़ दिए हैं, आबशारें दी हैं, नदियाँ दी हैं, और बहुत ही जोग्राफिकली यहाँ पर सहरा भी है और पहाड़ भी हैं और समुंदर भी है। और फिर देखें तो सनलाइट है, गर्म मुल्क है, एक्सपोजर है हमारे पास, सनलाइट एक्सपोजर। हम अगर, और दूसरा ये कि अगर हम चाहें तो अगर ये माशी हालात को एक तरफ रखें जो कि हर इंसान पे स्ट्रेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, और स्ट्रेस का तो बहुत गहरा ताल्लुक है साइकाइट्री से, और इस पर हम पहले बात कर भी चुके हैं। और इससे हट के आप जब जी न्यूट्रिशन की तरफ आ रहे हैं, तो हम, एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी एजुकेशन लेवल क्या है कि हम जो चीज़ें, नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, उसका इस्तेमाल कर सक रहे हैं कि नहीं सकते। क्योंकि मैं ये देखता हूँ ख़ास तौर पे जब मेरे पेशेंट्स आते हैं, तो औरतों में ये बहुत कॉमन है, आदमियों में तो है लेकिन औरतों में स्पेशली बहुत कॉमन है कि अगर मैं विटामिन डी लेवल्स कराऊँ तो विटामिन डी इनसफिशेंसी या डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है जी औरतों में। बाहर नहीं निकलती, घर से निकलती हैं तो कवर्ड होती हैं, और ज़ाहिर है वो एक्सपोजर जो है सनलाइट का वो बहुत वैल्यूबल है। विटामिन डी जो है वो कैरियर है कैल्शियम का, खून में कैल्शियम को लेके जाता है।
विटामिन डी डेफिशिएंसी से मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन बढ़ता है और कमज़ोरी आती है। ओवरऑल आपके लेथार्जी और आपको ऐसा लगता है कि जिस्म जो है ना वो टूट रहा है, हेडेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। जब आप फ्रेश एयर में अच्छी सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, और वो भी उसका टाइम है, देखिए बिल्कुल अगर आप 11 से लेके 1 बजे का जो टाइम है दोपहर का, जहाँ पे हीट स्ट्रोक होने का चांस होता है, बहुत यूवी एक्सपोजर्स आते हैं, रेज ख़तरनाक होती हैं सन की, उस टाइम पे नहीं, लेकिन मॉर्निंग का जो टाइम है फजर के बाद से लेके 10 बजे का, 9:30 बजे का टाइम, या से शाम को दोपहर के बाद 3 से लेके मगरिब का टाइम जो है, वो उसमें कम से कम अगर 30-40 मिनट्स का एक्सपोजर भी मिल जाए और इंसान निकलता है थोड़ा धूप में, तो वो उसके मूड को एलिवेट करेगा, उसके डिप्रेशन को ठीक करेगा और ओवरऑल उसके फिज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाएगा। हमारे यहाँ औरतों में और आदमियों में भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, और ये देखा जाता है कि जैसे एज 50 क्रॉस करती हैं, आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम, आपको जोड़ों का प्रॉब्लम, आपको हड्डियों में दर्द, तकलीफ़, वजह क्या है कि हम अच्छे न्यूट्रिशंस ले नहीं रहे, लाइट एक्सपोजर कम है। अब एक बीमारी है जिसे हम सैड कहते हैं, SAD, सीजनल एफेक्टिव डिसऑर्डर, और ये बड़ी कॉमन है यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, 4:30 पौने 5 बजे ही जो है ना वो सूरज गुरूब हो जाता है, और जब आप काम पे जाते हैं सुबह तो उस वक्त भी रात हो रही होती है, जब आप काम से निकलते हैं 5 बजे के करीब तो रात हो चुकी होती है। लोगों को सन एक्सपोजर नहीं होने की वजह से डिप्रेशन बड़ा कॉमन है सर्दियों में। गर्मियों में मूड एलिवेटेड रहता है। उस पर काम बहुत हुआ है, बहुत रिसर्च हुई है, और फिर वो स्पेशली लेज़र थेरेपीज़ लेते हैं, सन एक्सपोजर, आर्टिफिशियल सन लाइट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने मूड को ब्राइट कर सकें, खुश रख सकें। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें सूरज दिया है, बहुत अच्छी मकदार में दिया है, तो उसका फ़ायदा नहीं उठाते। फिर जो खाना पीना है, वेजिटेबल्स हैं और बाकी फ्रूट्स हैं या फिर बाकी न्यूट्रिशंस हैं, हम खाने को इतना ज़्यादा पका लेते हैं, वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा पका लेते हैं कि उसके अपने न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। बाहर के मुल्कों में देखें, वो उन्होंने कम कुकिंग की होती है, उसके न्यूट्रिशंस को प्रिजर्व करते हैं, वो जब उन वेजिटेबल्स को लेते हैं तो वो फ़ायदा देती है, नुकसान नहीं। हम अच्छे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होते हुए भी उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। फिर कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके वो हिस्से जो कि फ़ायदेमंद हैं, जैसे तरबूज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम रेड हिस्सा खा लेते हैं कि वो मीठा होता है, उसके बाद जो ग्रीन के बाद जो हरा हिस्सा आउट का है, उसके बीच में सफ़ेद हिस्सा होता है, एंड दैट वाइट एरिया इज़ सो मच हेल्दी। वो सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो देखा जाए तो वेट लॉस के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर स्पेशल फाइबर्स होते हैं, अगर कई लोग बाहर के मुल्कों में उसके क्यूब्स बना के उसको खाते हैं ताकि वेट लॉस कर सकें। जी जी। अच्छा, हम लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, फेंक देते हैं। मौसम्बी के अंदर का जो एरिया है, हम उसका फाइबर स्पेशली उतार के ऑरेंज का मीठा खाते हैं, जी। और जो उसका वाइट एरिया होता है ना, वही सबसे ज़्यादा हेल्थीएस्ट पार्ट होता है ऑरेंज का, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। एंड ये तो मैं बातें करता रहूँगा बहुत सी अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में, लेकिन बात ये है कि अगर हम समझ के ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसका सही इस्तेमाल करें तो हम बहुत से ऐसे न्यूट्रिशंस ले सकते हैं जिससे हमें दिमागी और जिस्मानी दोनों सेहत में फ़ायदा होता है। अब बनानास को फॉर एग्जांपल ले लें, केलों के अंदर जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कहते हैं कि ये बड़ा ही एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स रखता है। फिज़िकल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स हैं। और फिर मिल्क, अगर ताज़ा दूध आप पीते हैं तो उसके अंदर L-ट्रिप्टोफैन होता है। L-ट्रिप्टोफैन, अगर जैसे माएँ कहती थी पहले कि रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पियो, तो उसमें एक मसलहत थी, एक वजह थी। वजह अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि वो आपको एंजाइटी को कम करती है, आपकी नींद को बेहतर बनाती है, स्टिमुलेट करती है। तो गर्म दूध पीना जो है वो बहुत हेल्दी रूटीन है, स्लीप हाइजीन के हवाले से भी और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स के हवाले से भी। तो इस तरह बहुत सी और चीज़ें जो हमें सीखने की ज़रूरत है। और सबसे कॉमन चीज़ जो आई थिंक इससे हट के जो मैं कहता हूँ हर इंसान को ज़रूरी करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना।
सबसे ज़्यादा 80% हमारा जो पूरी बॉडी है ना वो फॉर्मेशन पानी है, पानी से। पानी से है। और ये बड़ा कॉमन है कि हम पानी कम पीते हैं, और पीते भी हैं तो पूरा गिलास एक ही घूंट में पी जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बाहर के मुल्कों में मैंने देखा है, मैं तकरीबन 25-26 साल जी बाहर रहा हूँ, एक बॉटल उनके पास डेस्क पे पड़ी होती है, वो एक घूंट सिप पीते हैं फिर रख देते हैं, एक सिप जी, पीते हैं थोड़ी मैं देर भी बाद, यही तरीका। और थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं। एक तो उसका फ़ायदा ये है कि जितना पानी आप पी रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हो रहा होता है, वो किडनी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, वरना तो आप बार बार टॉयलेट जाएंगे। है। ये भी दूसरा है कि तरीका है किडनी बड़ी। पे लोड बढ़ता है, जैसे बिल्कुल आप एक ऐसा ही। साथ ज़्यादा पानी पियेंगे तो लोड बढ़ेगा, और पानी पीने का फ़ायदा नहीं है फिर, कि उतना पानी पियेंगे तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। फिर जो हमारा मुल्क है उसमें स्वेटिंग, समर में जब होती गर्मियों में तो स्वेटिंग में भी बहुत पानी जो है ना वेपरेट वेस्ट हो होता है, जाता है, बिल्कुल निकलता सही। है जिस्म से। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें पानी पीना ज़रूरी है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी तो है। वैसे तो 8 से 10 ग्लास कहते हैं, लेकिन 12 से 14 ग्लास अगर इंसान पी सके पानी, और ग्रेजुअल इनटेक हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सुबह से लेके शाम तक, ये नहीं कि आपने एक साथ पूरे 1.5 लीटर की बोतल पी ली, बिल्कुल तो ऐसा ही उसका कोई फ़ायदा नहीं है। है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहब से आज बड़ा ये अनप्लान और बड़ी अनस्केजुअल डिस्कशन थी, हमारे प्लान में नहीं थी। मेरे पास से जो क्वेश्चन थे मैं भी उसकी तरफ नहीं आया, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ये जो पानी वाली बात है, मैं हमेशा डॉक्टर साहब ये बताता हूँ, हमारे यहाँ कल्चर ये है कि वो ग्लास का आपने कहा ना, अब वो ग्लास का मतलब ग्लास ही समझा ग्लास जाएगा, से फिर समझ वो आएगा। हर एक घंटे के बाद एक गिलास पीते हैं। होता ये कि इन्फ्लेमेशन फिर किडनी के अंदर आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि यार हम तो पानी ज़्यादा पीते हैं। बहुत सारे डायलिसिस के केसेस मैंने देखे हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ जाके, जब रैंडमली ये प्रॉब्लम क्या थी आपके, पानी कम कंज्यूम करते थे, कहते पानी तो बहुत पिया करते थे। तो पता ये चला कि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और जो आपका तरीका है उसको कंज्यूम करने का, वो आपकी किडनी के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। ये तरीका है, हमेशा हम बताते हैं कि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन छोटे छोटे सिप लिए जाते हैं ताकि बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। ये पानी एकदम से आपके अगर बॉडी में जाएगा तो एक ही जगह है जहाँ पर इसमें स्टोर होना, और वहाँ से ही फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा। एक चीज़ और मैं जी जी, सॉरी ऐड प्लीज़ करना प्लीज़ चाहूँगा, ऐड। सॉरी दिमाग में आ रही है। नहीं नहीं। औरतें जो है ना ब्यूटी के हवाले से बहुत अपने आप को चाहती हैं कि खूबसूरत लगें, जाती हैं अलग अलग पार्लर्स में और हज़ारों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे पे क्योंकि पानी जब आप पीते हैं ना, हाइड्रेशन होती है, तो आपके चेहरे पे मॉइस्चर देता है, अंदर से आपको यंग रखता है, और आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है। आप जो क्रीमों पे खर्च करते हैं, फेशियल्स पे खर्च करते हैं, पता नहीं किस किस प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हैं गोरा बनने के लिए, अगर आप पानी ही पी लें, जी मैं समझता हूँ आपकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल रह सकती है और बहुत अरसे तक यंग रह सकती है। बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर कंसंट्रेशन लेवल्स, एग्जैक्टली। देखिए अब हम फोकस कंसंट्रेट करते हैं, अगर मैं डिहाइड्रेटेड हूँगा ना, मैं फोकस कंसंट्रेट नहीं करूँगा। और कई लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम है, कहते हैं जी हम ये कहते हैं याद नहीं रहती चीज़ें, भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं सही से, डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज कि कंसंट्रेशन सही नहीं है, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमनली, और हेडेक इज़ सो मच कॉमन, अगर सर में दर्द है, एक वजह डिहाइड्रेशन है। यस। देखिए ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो लेके आप कहते, फिर कहते हैं पैरासीटामोल ले लें, ये दवाई खा लें, वो दवाई खा लें। एक प्रॉब्लम एक, फिर आपने पहले ही पानी कम पिया हुआ है, हेडेक आपको हो रही है, फिर आपने एक दवाई खाई है, वो उल्टा और किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, तो आप एक के बाद दूसरा नुकसान दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसी एक वजह है कि हमारे डायलिसिस यूनिट भरे पड़े हुए हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक सही। ज़्यादा पीना प्रेफर कर रहे हैं, पानी नहीं पियेंगे। हो तो ये बड़ा इस बड़ा पे तो अच्छी बहुत बड़ा बात, टॉपिक है, इस पे तो बहुत बड़ा बात टॉपिक है। ख़त्म ही नहीं होती। एक खैर, प्रोग्राम और रखेंगे, और अवेश रखेंगे को इस भी पे। जो है वो शामिल करते हैं। डॉक्टर अवेश, अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आना शुरू हो गई हैं। अब वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाए कि व्हाट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। जैसे मैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स बॉडी में बताता हूँ कि ब्लड के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको किस किस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं, और फिर ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती हैं, आया क्योरेबल है या नहीं है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की जब बात करते हैं तो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। बट हमारे यहाँ अगर किसी के साथ कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो रहा है या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ है, हमें नहीं पता चलेगा कि ये भी इसको ठीक करवाने की ज़रूरत है। बहुत बाद में जाके जब वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है पेशेंट, या केस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद फिर ख्याल आता है कि इसको ट्रीट किया जाए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए यासिर, असल में हालात जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ना इस टाइम, बाईपोलर से लेकर और जितनी भी ये डिजीज़ है साइक से रिलेटेड,
इसमें हम स्टार्टिंग में तो इसको फील ही नहीं कर रहे होते। नहीं कह रहे होते किसी भी ये साइक प्रॉब्लम से नहीं है। रिलेटेड कोई सी भी डिजीज़ है, बाइपोलर है, उसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, उनको हम फील ही नहीं करते। हम फील करते हैं जब जब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा वो एग्रेशन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम महसूस करना शुरू करते हैं कि ये कोई डिजीज़ की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट टाइम भी हमारे पास पेशेंट्स थे, बल्कि एक रात में भी मेरे पास एक पेशेंट था जो मैं देख रहा था, तो उनके साथ भी इशू यही था कि वो पिछले 15 साल से वो लेके घूम रहे थे उनके मुख्तलिफ मल्टीपल। सबसे पहले तो हमारे मुल्क का बस वो अल्लाह सबको हिदायत दे, सबसे पहले तो वो पीर और मौलाना और ये, या जब केस बिल्कुल एंड पे आ जाता है ना कि वो शिज़ोफ्रेनिया की तरफ अब जाना शुरू हो गया है कि बिल्कुल आउट ऑफ वे है, पागलपन के वो अटैक्स आ रहे हैं, मारना शुरू कर देता है, अपनी जान ले लेता है, दूसरे की ले लेता है, उस टाइम के ऊपर फिर कोई एक अल्लाह का नेक बंदा उसे बता देता है कि भाई ये मसला नफ्सियात का है, आप नफ्सियात की तरफ जाएं। उससे पहले वो सारे हरबे इस्तेमाल किए जा चुके होते हैं कि जो कि नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग में पेशेंट आ जाए तो बहुत सारी डिजीज़ से, बहुत सारे तरीके कार से वो बच सकता है। तो बाइपोलर्स में भी आते हैं, जो इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी मेरे पास एक पेशेंट था, बल्कि अभी डीसी हुआ है, 3-4 दिन पहले एक डीसी हुआ है, उसका भी स्टार्ट यही था कि स्टार्ट हुआ है बाइपोलर से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर ये डिजीज़ बढ़ती रही, उसको फील ही नहीं हुआ। इवन कि वो इस हद तक एग्रेसिव हो गया कि उसने अपनी एक बहन को, और बल्कि 2 बहनों को शूट कर दिया और उनकी डेथ हो गई। और वो फिर जेल के, और उसके बाद वो फिर फैमिली केस थे, वो तो क्लियर हो गए, लेकिन उसके बाद वो एग्रेशन कम नहीं हुआ, वो एग्रेशन मज़ीद बढ़ा। फिर उन्होंने किसी और के ऊपर अटैक किया, और वो सारी चीज़ें होने के बाद एंड में वो फिर हमारे पास आए, एडमिट हुए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी लास्ट टाइम बल परसों डीसी मेरे पास से हुए हैं, तो वो बिल्कुल ठीक थे, मतलब वो उन चीज़ों से बहुत बेहतर हो गए थे जो एग्रेशन, बहुत सीवियर किस्म के एग्रेशन आ रहे थे, और ये सारी चीज़ें तो बहुत बेहतरी की तरफ आ गए थे। तो मेरा हमारा कहने का स्टार्टिंग का मकसद भी यही होता है कि जब पेशेंट के अंदर आप चेंजेस फील करें कि सिंपल कॉमन हेडेक है, हम इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे होते हैं। जब भी सर में दर्द हुआ, कोई बात नहीं, पैरासीटामोल ले लें, क्या हुआ जी, कुछ नहीं, सर में दर्द रहता है हल्का सा, कोई ऐसा इशू नहीं। जबकि ये मेन कॉजेज़ हैं, इंडिकेट करते हैं कि अंदर, क्योंकि देखें पेन खुद कोई डिजीज़ नहीं होती, वो अंदर किसी इनबैलेंस को शो कर रहा होता है कि अंदर कुछ इनबैलेंस चल रहा है आपके, उसको शो करेगा तो फिर आपको इंडिकेट हो रहा होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम इग्नोर करना शुरू करते हैं तो फिर वो मेंटली डिसऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब साइक का भी यही है, मैं हर प्रोग्राम में अपने एक ही बात कहता हूँ कि नफ्सियाती अस्पताल का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो पागल खाना है या एक वो पागलों के लिए वो एक जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। नफ्सियात बहुत के अंदर लास्ट टाइम के अंदर वो शिज़ोफ्रेनिया और पागलपन जाना शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर का एक डर, एक खौफ अक्सर देखा है हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि पैनाफ्लेक्स वगैरह लगे हुए, बोर्ड साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो उस पर डिजीज़ लिखी भी होती हैं कि मेंटली डिसऑर्डर्स के लिए ये चीज़ें हैं, और इसके अंदर सबसे एंड के अंदर जाने के बाद उसमें फिर वो पागलपन वाली चीज़ें लिखी होती। तो लोग इतने खौफजदा होके दूर खड़े होकर उन सारी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं कि जैसे अभी कोई हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा और इन्हें पकड़ लेगा। ठीक है, तो बहुत दूर से लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल डिजीज़ है। जैसे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हैं, ये भी नफ्सियात भी एक बीमारी है, और इसका इलाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% इलाज है इसका। अगर टाइम पे आप ले आते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है तो फिर हमारे पास एडमिशन होता है प्रॉपरली। आजकल बच्चों में ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर देखें यासिर, इसमें एक इशू जो हम फेस कर रहे होते हैं अक्सर, मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों का साइक जो है ना, नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट जो है, हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है नफ्सियात का तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उसका ट्रीटमेंट साइक के अंदर बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, असल जो है ट्रीटमेंट वो है ही इसमें, क्योंकि देखें अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस हैं, कुछ ऐसा है, तो चलें फिर हम समझ में आते हैं, यूरो की तरफ हम जाते हैं, नेफ्रो की तरफ हम जाते हैं। लेकिन जो असल मेंटली डिसऑर्डर्स आपके शुरू होते हैं, क्योंकि मेल के अंदर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अगर उनको कोई बड़ी से बड़ी डिजीज़ भी हो जाए तो वो इतना बॉदर नहीं करते, कोई इशू नहीं है उनके नज़दीक, ये नॉर्मल सी चीज़ है।
लेकिन अगर उनके साथ इस तरह का कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो फिर उसको लेके काफ़ी सीरियस होते हैं। और Exactly. वो फिर मुख्तलिफ मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि मुख्तलिफ तरह के लोगों के पास जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही है। मेंटली डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन इशू है कि जिसकी तरफ लोगों का दिमाग नहीं होता कि इस तरफ भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है, Exactly. जबकि मेन ट्रीटमेंट ही यहाँ से होता है। यहाँ से होता है, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम इससे पहले भी इसके ऊपर बात कर बिल्कुल। चुके हैं। बट ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि देखें, अब ये मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम अब आ रही है, जो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, वो है इनफर्टिलिटी की। अच्छा, वो दोनों तरफ है, वो फीमेल्स में भी है, मेल्स में भी है। फीमेल के अंदर चंद एक डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं पे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब मेल के अंदर जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हो सकता है, उसमें देख लेते हैं। एक की तो डॉक्टर अवेस ने भी निशानदेही की कि कहीं पे इन्फेक्शंस है, कोई यूरिनेटरी प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको ठीक कर ले तो हो जाता है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है जिसकी वजह से फैमिलीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक अनरेस्ट नज़र आता है किसी भी फैमिली के अंदर, और फिर वो एक प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम के अंदर फंसते चले जाते हैं। तो मेरी अपनी तो ज़ाती राय यही है, मैं शुरू से इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर इसको आप वर्ड टू माउथ ट्रीट कर सकते हैं और अगर किसी ऐसे डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपका प्रॉब्लम बता दे, तो मेरे ख्याल में आपका 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल जी। स्टैटिस्टिकली देखें तो आपको आइडिया होगा वैसे, लेकिन कई लोगों को आइडिया नहीं है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स 43% फीमेल्स में होते हैं और मेल में अराउंड 33-34%। तो यूजली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है ना फीमेल में ज़्यादा हैं आदमियों से भी। बात यह है कि एम्बैरसमेंट फील करना, एक टैबू होना, ओपनली बात नहीं कर सकना, ये इशू बहुत कॉमन है हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का। और इसकी जो सेक्सुअल इश्यूज़ की एक वजह तो ऑर्गेनिक हो सकती है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो एक छोटा हिस्सा है बहुत। जी, आई थिंक 80% से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजिकली डोमेन में देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कंपैटिबिलिटी है हस्बैंड वाइफ की, क्या वो खुश हैं एक दूसरे के साथ, इस फैमिली उसमें रह रहे हैं सिस्टम में जहाँ पे सास और बहू के मसले चल रहे हैं, या शोहर जो है वो सैंडविच बना हुआ है फीमेल के दोनों के बीच में, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, उनके फिर ये कि रूटीन ज़िंदगी की कैसी है, स्लीप पैटर्न सही है कि नहीं है, न्यूट्रिशन जिस पे हमने बात की वो कैसा है, और बहुत सी ऐसी कम्युनिकेशन दोनों का कैसा है कैसा नहीं है। मतलब एक तो हम अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल इश्यूज़ के हवाले से जब मैं इलिसिट करना शुरू करता हूँ प्रॉब्लम्स, तो सिर्फ अगर मेल आता है तो वो अकेला ही आता है, कभी भी वाइफ के साथ नहीं आएगा। राइट, पहली बात राइट, तो ये है, वो आप एक साइड की स्टोरी सुनेंगे, दूसरी साइड की स्टोरी आपको पता नहीं है। बिल्कुल सही है। नॉर्मली जब मैं वेस्ट में काम करता था तो आपको दोनों साइड की स्टोरी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि बात सिर्फ ये है कि इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। ये सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है, इट्स वाइटल। कितने शादीशुदा लोग हैं और बच्चे होते हैं, लेकिन क्या वो सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से, अपनी रिलेशनशिप के हवाले से खुश हैं कि नहीं खुश हैं। इसमें टाइम इश्यूज भी आ जाते हैं, इसमें बहुत से और फैक्टर्स आ जाते हैं। राइट, खैर उस पर हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे इसलिए राइट, कि वो पर्सनल उसमें आ जाता है, लेकिन अगर एक साइकाट्रिस्ट के पास आता है एक इंसान तो ये चीज़ें हल हो सकती हैं। हो सकती है पहली ना। चीज़ है कि आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देने हैं, आपको लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन या फिर या फिजिकल हेल्थ कैसे, डायबिटीज़ है कि नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम्स है वो आपने देख ली। अगर वो नहीं है देन देयर आर साइकोलॉजिकल इश्यूज, और उसको ट्रीट करना इतना एग्जैक्टली, मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्यों इतना ज़्यादा सप्रेस्ड हो जाते हैं, क्यों इतनी सेपरेशन आ जाती है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं, क्योंकि लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हमारी जारी थी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमें ये समझना होगा कि ये डिप्रेशन किस किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है।
और फिर ज़ाहिर है इसको क्योर करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये जो सेल्फ़ मेडिकेशन है, ख़ास तौर पे जब आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है, उससे हम जान छुड़ाने के लिए, गेट रिड करने के लिए हम जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। किसी भी बीमारी का हल, चाहे दिमागी कोई भी मसला हो, शायद ये हर मामले में ये नहीं फिट हो सकता, ये याद रखिए। और एंटी डिप्रेसेंट की तरफ भी ले जाने का जो फ़ैसला है वो आपको एक आपका जो डॉक्टर है, जो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में या उसकी ग्रिप है, स्पेशलाइज्ड है, वही आपको रिकमेंड करेगा। लेकिन डॉक्टर्स क्या डोसेज रिकमेंड करते हैं, मैं चाहूँगा आगे चल के ज़रा इस पर भी बात कर लें। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जैसे आपने बताया कि फैमिलीज़ के अंदर ये जो टेंशन है ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, और पहले कहीं कहीं ऐसे केसेस होते थे, लेकिन अब तो मैं ही कह सकता हूँ कि हर दूसरे घर के अंदर यही प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद भी हर तरीका डॉक्टर बेस ने कहा कि तैयार हैं तावीज़ के लिए भी और उसके लिए भी, लेकिन नहीं है तो जो उसको असल ट्रीट कर सकता है डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट, उसके पास आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आई थिंक स्टिग्मा मेनली तो एक पागलपन के वर्ड को एक साइकाइट्रिस्ट के साथ अटैच कर दिया गया है जी। अभी मैंने एक और प्रोग्राम किया था किसी और चैनल पे, और उसमें मुझे कहा गया था कि आप सिर्फ 5 से 6 पेशेंट सेलेक्ट करें अपने, उनको लेकर आएँ प्रोग्राम पे, ताकि हम उनकी स्टोरी सुन सकें और देख सकें कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, वो किन किन बीमारियों से गुजरे हैं, साथ में उनकी फैमिलीज़ भी आ सकें। और मैंने पिछले हफ्ते उस पर काम किया और फिर मेरी आंखें और खुल गई। पहले तो मैं सोचता ही था, अच्छा वो पेशेंट जो मेरे बड़े करीब थे और मैंने बड़े अच्छे सक्सेसफुली इनको ट्रीट किया, और शुक्र है वो बहुत खुश होकर गए थे। जब मैंने इस बारे में बात की कि जी इस चैनल पे आप आ सकेंगे, बता सकेंगे आपको पहले इतना डिप्रेशन था, आप पहले इतने साइकोसिस से गुजरे हैं, पागलपन से गुजरे हैं, अब देखें बिल्कुल ठीक हैं, आप एज अ टेलर काम कर रहे हैं, अब आप एज अ पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं, अब आप मतलब कम्युनिटी के आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे जिंदगी हम तो नहीं आ सकते, वो हमें लोग देखेंगे टीवी पे तो क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली। तो वो पढ़े लिखे लोग और जिनको शऊर है और समझ है, जो इससे गुजर भी चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, जब वो आने को तैयार नहीं है, तो फिर मैं उनसे क्या तवक्को रख सकता हूँ जिन्होंने पहले साइकियाट्रिस्ट को कभी दिखाया ही नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसा तो ही। ये जो स्टिग्मा है ना, वो बड़ा मसला है। अच्छा, मैं ये समझाता हूँ मैंने कि देखिए दिमाग है ना, ये एक ऑर्गन है, जैसे आपका दिल है, जिगर है, गुर्दे हैं। तो अगर दिल को कोई प्रॉब्लम होती है, आप चले आते हैं फ़ौरन भागे भागे कार्डियोलॉजिस्ट के पास कि जी देखते हैं क्या करना है, इसको दवाइयों की ज़रूरत है, कि क्या पता सर्जरी करानी पड़ जाए। तो क्या अगर दिमाग को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्यों आप एक डॉक्टर को नहीं दिखा सकते? कि वहाँ पे भी तो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस हैं, वहाँ पे भी तो जैसे इंसुलिन है, वो एक पैनक्रियाज एक छोटा सा ऑर्गन बना रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर पैनक्रियाज को कुछ हो जाए और इंसुलिन नहीं बनती, तो डायबिटिक हो जाता है, आप इंसुलिन पे चले आते हैं, आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, डेली बिल्कुल लगा ठीक रहे हैं है। ताकि उस कमी को पूरा कर सके। तो अगर एक दवाई आप खा रहे हैं ताकि वो केमिकल इम्बैलेंस करेक्ट हो जाए, जिससे डिप्रेशन हो रहा है, जिससे एंजाइटी हो रही है, जिससे आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो वो आप ना दिखाना चाहते हैं, ना दवाई लेना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं कि क्या मुझे ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, और उसका जवाब बेसिकली अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग होता है। कुछ पेशेंट शायद 6 महीने साल दवाई लें और ठीक हो जाए, और कभी कभी ये होता है कि ज़िंदगी भर दवाई भी लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही। और ये किस और मेडिकल फील्ड में नहीं है, चाहे थायराइड का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई और मेडिकल आप ले लें, कई उसमें प्रॉब्लम्स में आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और लोग चुपचाप खाते हैं बगैर कहे हुए, ये नहीं कहते कि हम इसके आदी हो गए, जी, कभी नहीं कहते हम इसके आदी हो गए, कहते इसकी हमें ज़रूरत है। ज़रूर। साइकाइट्रिस्ट अगर एक एंटी डिप्रेसेंट देता है तो वो कहता है अब हम इसके आदी हो गए हैं, ये नहीं कहते कि हमें इसकी ज़रूरत है इसलिए कि हमारा दिमाग वो केमिकल जी। बना नहीं पा रहा जिसको ये दवाई पूरा कर रही है। तो मैं अब खुश हूँ, मैं डिप्रेशन से निकल आया हूँ, राइट। और जब मैं दवाई बंद करूँगा तो केमिकल बनना बंद हो जाएगा दिमाग में, तो फिर मैं फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाऊँगा। तो ज़रूरत एक चीज़ और डिपेंडेंस और एडिक्शन एक चीज़, जी। लेकिन साइकाइट्री में अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ को डिपेंडेंस और एडिक्शन या कहते हैं आदी हो गया। तो ये नेगेटिव अप्रोच है, आपकी सोच ही नेगेटिव जा रही है कि आप अपनी दवाई क्यों 5 साल खाएंगे, 10 साल खाएंगे, लंबे अरसे खाएंगे। जितनी जल्दी हो सके बंद करें। अभी तो ठीक हो गया पेशेंट, मैंने खुद देखा ये तो ठीक हो गया, मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। ये 3 गोलियाँ मेरे ख्याल में फ़ायदे की नहीं है, 2 गोलियाँ खाऊँगा
एक पेशेंट मेरे पास आई तो कहने कि मैंने सर ये जो 6 गोलियाँ आपने लिखी थी ना, इनमें से 3 गोलियाँ मैंने बंद कर दी, 3 खा रही हूँ लेकिन मैं बिगड़ गई हूँ। तो एक आपने ये 3 बंद क्यों की, तो किससे पूछ ली? तो कहने कि मैंने सोचा कि इन 3 गोलियों से मुझे ज़्यादा नींद आती है, तो मैंने सोचा ये 3 बंद कर दूँ, तो बाकी जो है 3 मैं खाती रही, अब मैं बिगड़ गई हूँ। तो मैंने कहा आप तो खुद डॉक्टर हैं, बिल्कुल सही कहा है मैंने हमारी। कहा फिर आपने क्यों फीस है यहाँ आने की, मुझे दिखाने की? आपने ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल ज़ाया किया, पेट्रोल वैसे ही बढ़ रहा है, फिर आप यहाँ अपना टाइम भी ज़ाया कर रही हैं। मैंने कहा माशाल्लाह से आप खुद डॉक्टर हैं, आप खुद डिसाइड कर सकती हैं कौन सी गोली आपने बंद करनी है। और मैं समझता हूँ तकरीबन 80-90% पाकिस्तानी जो हैं वो डॉक्टर ही हैं, तो माशाल्लाह अपना से इलाज खुद कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कर बिल्कुल सकते सब कर सकते हैं। और नहीं कर सकते तो आप चले जाए किसी फार्मेसी, वो बता देंगे, पड़ोस में चले जाएँ वो बता देंगे, रिश्तेदार बता देंगे, दोस्त नहीं, बता मैं देंगे, है ना अपने सारे कलीग डॉक्टर्स से ये पूछता रहता हूँ, गोली। माशाल्लाह 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स ऐसे वो बताते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, आपको खांसी हो रही है, मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल ठीक, जाएंगे। डॉक्टर हमें के बड़ा पास जाने की मज़ा जरूरत आता है नहीं कि है। मुझसे कुछ और कोई मेडिसिन बताएं, बड़े अच्छे अच्छे मेडिसिन के नाम, बड़ी ऐसी मेडिसिन जो उसमें बहुत सारी ऐसी होती हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, जो दुनिया में बैन हो चुकी हैं। तो हमारे यहाँ वो ऐसे लोगों की आप समझ लें कि वो टिप ऑफ द वो टंग होती है ना, उस पर होती है कि आप ये वाला मेडिसिन ले लें, उसको नहीं पता कि ये कौन सी जनरेशन है एंटीबायोटिक की और ये किस किस हद तक वो जो है बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। एक और शिकवा है मेरा, जी जी, सॉरी मैं बिल्कुल बढ़ा सकता प्लीज़ प्लीज़ निकालिए, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट कंसल्टेंसी के लिए बैठा हूँ मैं आज इसीलिए। आज मेरे पेशेंट को आराम एग्जैक्टली जी तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया उसका जी इलाज जी। करने के लिए, और खैर पैसे वाले लोग थे लेकिन चाहते नहीं थे कि डॉक्टर की फीस दें। और फिर उन्होंने पूछा डॉक्टर भी फीस लेते हैं? आप तो खिदमत करने के लिए आपने इस प्रोफेशन में आए हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप डॉक्टर जो है ना बनने के लिए आपको अंदाज़ा है कितने साल पढ़ना पड़ता है? MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको कितने साल और पढ़ना पड़ता है? चले उसको छोड़ दें, आपके ख्याल में डॉक्टर जो है उसके बीवी बच्चे नहीं होते क्या? वो जो गाड़ी खाना चला नहीं के खाता, यहाँ तक आया है वो आपकी गाड़ी चला के पेट्रोल वो नहीं यूज़ करता, उसकी ज़रूरत उनको लगता है गवर्नमेंट हर डॉक्टर को इतने पैसे दे रही है कि उसको कहती है चलो आप इलाज करते हैं पूरे, उसका आपको फीस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि मैं समझता हूँ हेल्थ प्रायोरिटीज़ के हवाले से हम लोगों की प्रायोरिटीज़ बहुत डाउन है। हम किसी अच्छे केक शॉप पे जाके 4,000 रुपये का केक तो ले लेंगे, और किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाके बफे भी करके आ जाएंगे और 15-20 हज़ार रुपये भी खर्च कर लेंगे। लेकिन एक डॉक्टर को दिखाने के लिए आप 1,000-2,000 फीस देना पड़ जाए अगर आपको, तो आप कहते हैं ये मैं क्यों दे रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही कि मुझे ज़रूरत नहीं देने की, ये तो मुझे वैसे एक मशवरा ही दे रहा है। मशवरे की क्या फ़ीस होती है? मशवरे की तो कोई फ़ीस नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कहानी थी, मैं थोड़ी सी रिपीट करना चाह रहा हूँ, मुझे किसी ने बताई थी। तो एक जहाज़ था, पानी का जहाज़, जी 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 जी, मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, आप ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर ज़रूर। उसका इंजन बंद हो गया जी, तो वो नहीं चल रहा था। तो एक आदमी ने कहा कि जी मैं शायद कोशिश करूँ तो ये हो जाए। उसने चेक किया, कहा मुझे कोई एक छोटी सी हथौड़ी ला दे जी। तो उसने जी हथौड़ी लेके एक जगह पे 3 दफ़ा मारी, तो अचानक से इंजन चल गया, चल पड़ा। तो बड़े लोग खुश हो गए, यार ये जहाज़ चल गया। फिर बड़े बड़े इंजीनियर्स आए और लोगों ने देखा किसी से सही नहीं हो रहा था, ये इसने कैसे ठीक कर दिया? तो सर आप मुझे बताएं कि आपके क्या हम पे करें आपको? उसने जी 1 लाख रुपये। सर आपने 3 दफ़ा तो तोड़ी मारी, तो ये आप एक काम करें कि इन्वॉइस बनाएं, पता तो चले आप 1 लाख रुपये मांग किस चीज़ के रहे हैं। तो कह लेंगे जी 1 रुपया तो 3 दफ़ा हथौड़ी मारने का है, ठीक है, और 99,999 जो है ना इस बात का कि किस जगह हथौड़ी मारनी है। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली इस इल्म का है। यही हमारे वो सारे वो है एग्जैक्टली। तो ये अब डॉक्टर वैस अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ केसेस के अंदर जैसे भी आपने बताया था, बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, लोगों ने शिकायत की कि अब उनको शायद इस टर्म का नहीं पता कि मैं कहीं हमारा जो बच्चा है वो जा रहा है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको फॉलो कर रहा है या ये कर रहा है, इसके पीछे कोई जिन लग गए या कोई जिन्नात लग गए, तो वो किसी उसके पास ले गए जिसने उसको तावीज़ आवीज़ कर दिया। तो मैंने उनको बताया इसको प्रॉब्लम को कहते हैं हेलुसिनेशन, और ये तब होता है जब नशे के अंदर आप एक कैफियत होती है, जब ज़्यादा कंज्यूम करते 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 वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये कंडीशन आ जाती है। तो कभी आपको ख्याल आया कि ये इसकी वजह से हो रहा है या किसी डॉक्टर से इसके बारे में वो करना चाहिए? तो उनको बहुत देर से ख्याल आया। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर यही हो रहा है।
आपका क्या एक्सपीरियंस है इस देखिए हवाले से? इसके अंदर ये चीज़ तो होती है कि एक एडिक्शन का पेशेंट है, अगर वो कोई ड्रग्स ले रहा है और फैमिली को नहीं पता, तो उसके आफ्टर शॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। जी। आपको आइडिया हो जाता है भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं कि सेंस नहीं रख पा रहे, एक थॉट पे नहीं बैठ पा रहे, एक जगह पे बेचैनी के साथ बैठ रहे हैं, यहाँ से वहाँ की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो कि रही हैं। मैसेज देर से रिसीव ठीक कर है, रहे हैं कि देर से आपने उसको रिसीव खड़े कर होने रहे का हैं, कहा तो 3 4 5 तीन सेकंड के सोच बाद रहे उसको हैं समझ हर में एक चीज़ आएगा। के बारे में, और ज़्यादा सो रहे हैं। अगर कोई इंजेक्टेबल उन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं तो आप देख रहे हैं कि वो पूरा पूरा दिन सो रहे हैं, या रात में लेट नाइट सोते रहे हैं, सुबह तक सो ही रहे हैं। तो इस तरह की चीज़। और जहाँ तक ये इस चीज़ का ताल्लुक है कि आप सीधा जा रहे हैं और आपको फील हो रहा है कोई पीछे आ रहा है, ये एडिक्शन के साथ साथ ये नफसियाती बीमारी के अंदर भी ऐसा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट नशा ही कर रहा हो। अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम जा रहे होते हैं और हमें फ़ील होता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। आप पीछे टर्न करके देखते हैं, कोई नहीं होता। फिर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर पीछे टर्न करके देखेंगे कि कोई आ रहा है। आपको फ़ील, एक खौफ महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई है या मुझे कोई मार देगा, आज मेरी आखिरी रात है, मैं शायद सुबह ना उठूँ। इस टाइप की जो चीज़ें आ रही थी, दिमागी बीमारी की वजह से भी आती हैं। हम करते क्या हैं, जब इस तरह की कोई चीज़ें होना शुरू होती हैं, हम सबसे पहले मौलवी के पास जाते हैं कि इसके साथ कोई मसला है। और वहाँ से अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई जेन्युइन मौलवी साहब होते हैं, तो वो बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वरना तो नहीं जी, ये तावीज़ आप ये ले लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, तो उससे मज़ीद ये डिसऑर्डर्स बढ़ते चले जाते हैं। वो अपनी जगह डिज़ीज़ तो बढ़ रही है, वो आपने मेंटली तौर पे आपने वो एक पेपर ले लिया है और आप उसको मुख्तलिफ तरीके से उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन वो डिज़ीज़ तो नहीं रोक रही। डिज़ीज़ तो वो बढ़ती जा रही है। वो थोड़े दिनों के बाद फिर वो पागलपन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, फिट्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, खौफ आना शुरू हो जाता है। मेरे पास एक लास्ट टाइम, काफ़ी टाइम पहले एक पेशेंट था, नॉन मुस्लिम थे। तो उनको ये फील होता था कि रात में उनको चुड़ैलें नज़र आती हैं, और इवन कि वो बात कर रहे होते थे ऐसे आमने सामने बैठ के। तो वो मेरे पास आए मेरे क्लिनिक पे, तो मैं बैठा हुआ था, तो मतलब वो किसी और डॉक्टर का क्लिनिक था, मैं 2 घंटे के लिए वहाँ टाइम दे रहा होता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप देखें इसे। वो पेशेंट मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा क्या हुआ बेटा? कह रहा है डॉक्टर साहब रात को मुझे चुड़ैलें नज़र आती हैं और मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है। तो वो हिंदू कम्युनिटी से थे, बहुत पुअर थे, बहुत ज़्यादा। तो ना वो जॉब करता था, लड़का जवान लड़का था। तो मैंने उससे कहा चलो ठीक है, हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। हमने मेडिकेशंस उनको मेंटली डिसऑर्डर्स की दी जो उसके दिमागी मसले थे, लेकिन वो दवाई लेने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर हमने अटैचमेंट में वो एक तावीज़ बनाते हैं, अब वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं उस पर क्या लिख रहा हूँ। लिख के ठीक है आप ये रखें तकिए के नीचे, पिलो के नीचे, और साथ में ये दवाई रात को खा के सोनी। काम तो दवाइयाँ कर रही थी, लेकिन उसके नज़र में ये था कि ये सारी इसकी वजह से चीज़ें। वो एक टाइम आया कि वो सारी चीज़ें, उसकी चुड़ैल भी चली गई और वो नॉर्मली ज़िंदगी गुजारने पे आ गया, और नॉर्मल लाइफ थी। और एक दिन वो आया बड़ा सूट बूट के अंदर, मुझे कह रहा डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और वो रात को जो आपने मुझे आखिरी इल्म बताया था, तो वो ख़त्म हो गया है, मेरी चुड़ैल चली गई। तो अब वो चुड़ैल तो गई है मेडिसिन से, वो तो डिजीज़ थी, दिमागी बीमारी। एग्जैक्टली। हम लोग जो इस तरीके से लेके चलते हैं ना पेशेंट्स को, जी आपके ऊपर जादू करा दिया है, आपकी फैमिली में से किसी ने करा दिया, फिर वो फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी लड़ाई होती है ख़ानदान में, जिससे आपकी नहीं बनती, तो आपका पहला शक उस पर जाएगा, इसने करवा दिया। ख़ानदान के अंदर एक अलग जंग छिड़ गई, एक मेंटली जंग, एक आप अलग से लड़ रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आपने देखा होगा डिप्रेशन पे हम अक्सर बात करते हैं, डिप्रेशन वर्ड एक बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी जंग है कि जिससे इंसान लड़ रहा होता है। और जैसे दिल का मसला है, शुगर का है, आपको नज़र आ रही है चीज़, पेन हो, आपको फील हुई। डिप्रेशन ऐसी ऐसी एक बीमारी है कि जिसको आप फील करना बहुत मुश्किल होता है। आपके साथ बंदा बैठा हुआ डिप्रेशन में है, लेकिन आप उसकी डिज़ीज़ को नहीं समझ पा रहे। सिर्फ वही बंदा जानता है जो इस जंग से लड़ रहा होता है। अंदर रोना भी आएगा, थोड़ी सी भी बात होगी डिप्रेशन में चले जाएंगे, कोई बात होगी बात नहीं कर पाएंगे, हाथ पांव कपकपाना शुरू हो जाएंगे, घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देंगे, सेंसिटिव हो जाता है इंसान। कोई एक फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते, एक दफ़ा एक बात करेंगे, 15 मिनट के बाद नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेंज होना शुरू होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में आ जाते हैं ना, तो फिर इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो जाता है, और ये डिप्रेशन और साइकोसिस और ये
शिज़ोफ्रीनिया तो एंड के अंदर जाके आ रहा होता है, जिसको हम पहले ही डर जाते हैं कि यार ये तो नफ्सियात है, तो ये हमें पागल खाने में ना बंद कर दें। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शफीक ख़ुद ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, मैं ख़ुद राउंड कर रहा होता हूँ ऊपर का, मेरे पास दूसरी डॉक्टरों की टीम है जो राउंड कर रही होती है, साइकोथेरेपिस्ट मेरे पास होते हैं कि जिनका डिप्रेशन के अंदर है, मेडिकेशंस के साथ साथ उनको साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तन्हाई, अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म करना शुरू करती है, तो उसे ज़रूरत होती है लोगों की। अभी जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, गुर्बत अरूज पर है और महंगाई अरूज पर है, लेकिन काम एक बंदा नहीं कर पा रहा। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले, 15-20 साल पहले लोग कहते थे बेटियों को पढ़ना चाहिए जी, एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। तो कुछ लोग थे जो ये फील करते थे नहीं औरतों को क्या पढ़ना, घर में काम ही तो करना है। अब आप उस टाइम को देखें, अगर उस टाइम की एजुकेशन होती, अगर वो उस टाइम पढ़े लिखे होते, तो आज जिस तरह के हालात हैं, डिप्रेशन, मेंटली डिसऑर्डर्स क्यों बढ़ रहे हैं? अब उन्होंने नॉन एजुकेटेड पीपल ज़्यादा हैं, पढ़े लिखी औरतें कम हैं, ठीक है। अब वो किस तरह की सपोर्ट करेंगी? हस्बैंड के साथ नहीं कर सकते। पहले एक जॉइंट फैमिली होती थी, हस्बैंड काम पे अगर गया है, बीवी भी काम पे अगर चली गई, तो उसके बच्चों को दादा दादी या कोई भी नाना नानी सपोर्ट करते थे, उनको संभाल लेते थे। अब जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में हैं, हस्बैंड जॉब करने चला गया, पीछे से वाइफ है, अगर वो भी चली गई तो बच्चे किसके पास होंगे? अगर मेड के पास बच्चे हैं तो वो फिर मेड प्रॉपर तरीके से माँ तो नहीं बन सकती, बाप को मोहब्बत तो नहीं दे सकती, वही बच्चे फिर डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का एक इन्वायरमेंट बन चुका है हमारा, हमें इससे बाहर निकलना होगा। एग्जैक्टली, हमें इसके बारे में सोचना होगा। डॉक्टर साहब, वन लास्ट वर्ड, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो डिस्कशन है कैसे कंक्लूड किया जाए, या कोई ऐसा मैसेज दिया जाए, जैसा भी बताया है कि डिप्रेशन ही सारी चीज़ों को कॉज कर रहा है। और मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं आपके पास टाइम निकाल कर आ ही जाऊँ कि ये जो सब कुछ मेरी सराउंडिंग में हो रहा है, ये मुझे फील ना हो कि हाँ ये सब तो ठीक है, अपनी जगह है, बट स्टिल ये लाइफ है और उसको चलना है, और समहाउ ये सारी चीज़ें तो आती रहेंगी। मैं कहता हूँ लोगों को, इसलिए अपने प्रोग्राम से कहता हूँ कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। बिल्कुल ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला आज रुक जाएगा तो कल आप सोचेंगे कि कोई आ जाएगा वो इसको महंगाई को कम कर देगा। अब ये सिलसिला नहीं है। तो अब आप ये देखें कि सर्वाइव कैसे करना है, हो तो जाएगा समहाउ, ये तो है, लेकिन इसको ज्यादा अपने ऊपर आप सवार ना करें, कोशिश करें कि कैसे हो सकता है। देखिए, एक दूसरे से मशवरा करना, और ख़ासतौर पे ऐसे इंसान से मशवरा लेना जो एक्सपर्ट हो इमोशनल इश्यूज को डील करने का, जो साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ अब जिस जो हालात चल रहे हैं, हर दूसरे पाकिस्तानी को या हर तीसरे पाकिस्तानी को ज़रूरत है कि वो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से दिखाए, मशवरा करे। हमारे पास आते ही वो एंड पोर्शन के पेशेंट हैं जो बिल्कुल बिगड़ चुके होते हैं। अभी मैं स्टैटिस्टिकली अगर सोच रहा हूँ तो उनमें से भी सिर्फ 100 में से 5 लोगों को दाखिले की ज़रूरत होती है, 95 को दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादातर वो लोग भी दिखाएं जो माइल्ड एंजाइटी, माइल्ड डिप्रेशन या माइल्ड साइकोसिस का शिकार है, जिनको ज़्यादा बड़ा मसला भी नहीं हुआ है, जिसको हम पहले ठीक कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ शायद 1% को भी दाखिले की ज़रूरत ना हो। 99% सिर्फ मशवरा लें, दवाइयाँ लें, या फिर खाली मशवरे से ठीक होके जा सकते हैं। लेकिन बताना, दिखाना ज़रूरी है। क्या वजह यह है कि स्टिग्मा है, या वजह यह कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते फीस? जहाँ तक अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ओपनली मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और हमारा नंबर भी चलता रहता है स्क्रीन पे कि आप आएँ, हम आपको फ्री देखेंगे। और एक दिन हमने निकाला हुआ है, अगर यहाँ हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हैं, हर डॉक्टर 2 घंटा डेडिकेट कर रहा है हफ्ते में कि वो फ्री पेशेंट्स देखें और फ्री मशवरा दें। तो वो आपको स्टॉप नहीं होना चाहिए कि भाई इस वजह से मैं ना दिखाऊँ कि फ़ीस का मसला है। जहाँ तक स्टिग्मा का ताल्लुक है, वो आपने कोई बुराई नहीं की। अगर एक बीमारी है, वो अगर उसको आप लड़ते हैं, मैंने अपने पेशेंट को ये कहा जो आ चुके थे प्रोग्राम में, मैंने कहा आप बहादुर हैं कि आप बैठ के अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं लोगों के सामने। वो कमज़ोर हैं जो झुकते हैं और बात नहीं कर सकते। और वो भी आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, एक बीमारी है जिसको आपको ट्रीट करवाना है। आप ओपनली आएँ, और अगर आप ट्रीट नहीं करवाएंगे और ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो फिर कोई पकड़ के आपको लेके तो नहीं आएगा ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा ही है। ये मेरा मैसेज है कि लोगों को आना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
डॉक्टर साहब, वेल थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों मौजूद मेहमानों ने, डॉक्टर अवैस ने, डॉक्टर शफीक यासीन ने टाइम दिया और मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलों पर हमने डिस्कशन की है। कोशिश यही कर रहे हैं कि इस हवाले से आपको आगाही पहुँचाएँ, मामला समझना आपके लिए आसान हो। इंशाल्लाह डिस्कशन चलती रहेगी। हमारा वीकली हमारा ये सेगमेंट है, डॉक्टर शफीक और डॉक्टर अवैस यहाँ पर हमारे साथ होंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये डिस्कशन आगे भी जारी रहेगी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।